हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। गर्मियां शुरू हो गई हैं और मौसम अभी बाहर का टेम्परेचर 38, 39, 40 टच कर रहा है और एयर कंडीशनर्स ने चलना शुरू कर दिया है और हमारे इंजीनियर्स भी बिजी हो गए हैं। अब मेजर जो कंप्लेंट्स आएंगी, मेजर जो कॉल्स आ रही हैं, ख़ासतौर से उन मशीनों की जिन लोगों ने फरवरी में और मार्च में सर्विस नहीं कराई है, तो पुअर कूलिंग की कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें और किस तरीके से हम इन कंप्लेंट्स को अटेंड करें। दो तरीके होते हैं कंप्लेंट अटेंड करने के। एक तो हम हैपहज़र्ड, कभी ये चेक कर लिया, कभी वो चेक कर लिया, इस तरह से कॉल अटेंड करते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो मैं अपने इंजीनियर से कहूँगा, दोस्तों, सिस्टमेटिक तरीका ज़्यादा फायदेमंद है और ज़्यादा आसानी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सोल्यूशन मिल जाता है। तो जब कभी भी आप किसी कस्टमर के घर पे जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अगर पुअर कूलिंग या कम कूलिंग की कंप्लेंट है तो पहले इनिशियल स्टेज में छोटी-छोटी चीज़ें चेक कीजिए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है रूम का साइज़ चेक करना कि किस साइज़ का रूम है। नॉर्मली 1000 क्यूबिक फीट के रूम में 1 टन का एसी लगता है, मतलब 10 बाई 10 बाई 10 का कमरा है, 10 फीट ऊंचा है, 10 फीट चौड़ा है, 10 फीट लंबा है। तो इसमें नॉर्मली 1 टन का एयर कंडीशनर लगता है। इसीलिए इसी तरह से अगर छत खुली हुई है, मतलब छत पे धूप आती है और कोई इंसुलेशन या फॉल्स सीलिंग नहीं की गई है, तो हम लोग 20% करीब ऐड ऑन कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की वॉल पे ज़्यादा लोड होता है। अगर वॉल खुली हुई है या पतली दीवार है तो उसका भी ध्यान रखते हैं। अगर लगातार धूप पड़ रही है, उसके ऊपर कोई पेड़ नहीं है या कोई साया नहीं है, तो वहाँ पे भी कूलिंग इफेक्ट कम होने वाला है, क्योंकि धूप की गर्मी जो है वो इधर ट्रांसफ़र होती है, छत से भी ट्रांसफ़र होती है और हमारी दीवारों से भी ट्रांसफ़र होती है, ख़ासतौर से जो दीवारें धूप के सामने हैं। नॉर्मली होता क्या है, जहाँ पे धूप आके रुक रही है वहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 25-30 डिग्री नॉर्मल एयर टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो 50 डिग्री, 48 डिग्री, 46 डिग्री, जो भी टेम्परेचर बाहर एयर का है, उसमें आप 25 से 30 डिग्री और ऐड कर लीजिए उस जगह का जहाँ पे धूप आके रुक रही है। तो अगर दीवार पे धूप रुक रही है या छत पे धूप रुक रही है और कोई उसमें हमने इंसुलेशन या फॉल्स सीलिंग नहीं की है, तो क्या होने वाला है, हीट कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती रहेगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट ट्रांसफर होती है। फिर उसको हमारे कोई भी एयर कंडीशनर जो है वो प्रॉपर वे में कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आप रूम में एंटर हुए, सबसे पहले तो हम रूम का साइज और अपने एयर कंडीशनर की कैपेसिटी को मैच करेंगे। एयर कंडीशनर छोटा है और रूम साइज बड़ा है तो ऐसे रूम में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। बहुत बड़ी-बड़ी शीशे की खिड़कियां अगर लगी हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां पे पर्दे डाल दें, मोटे डबल वाले पर्दे डाल दें, जिसमें दो तरफ, एक तरफ कॉटन और आगे की तरफ मोटा पर्दा होता है। खिड़कियां प्रॉपरली बंद होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हम एयर की अननेसेसरी बाहर से एंट्री रूम में नहीं चाहते हैं। उसी के साथ-साथ हम एयर कंडीशनर की हाइट का भी देखेंगे कि इंडोर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊँचा ना लगा हो। मैन हाइट कितनी है? 6 फीट, सवा 6 फीट, साढ़े 6 फीट। इससे ऊपर की जो भी कूलिंग जा रही है वो अननेसेसरली वेस्ट हो रही है। तो 6, साढ़े 6, 7 फीट पर इंडोर लगना चाहिए। कस्टमर्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए 11 फीट का रूम है, तो ऊपर का जो 2 फीट होता है या 2 ढाई 3 फीट होता है, वहाँ पे एक हॉट कॉलम बनता है और नीचे कूल होता है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे बैठती है। तो नीचे हमको कूलिंग कितनी चाहिए? नॉर्मली रूम में हम बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे, तो 4, साढ़े 4 फीट, 5 फीट, 6 इंच फीट रख लीजिए। इससे ऊपर की जो भी कूलिंग है वो वेस्ट होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि इंडोर जो है वो 6, साढ़े 6, 7 फीट तक ही लगाएँ, अननेसेसरली बहुत ऊँचा ना रखें। अच्छा, ऊँचा करेंगे तो क्या होगा, वो छत के ऊपर की जितना भी जो हॉट कॉलम है वहाँ से कंटीन्यूअसली एयर खींचेगा और बेवजह में आपको आधे कमरे में ही कूलिंग चाहिए, पूरा कमरा जो है ठंडा होगा, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग पंखा भी चला देते हैं, तो पंखा क्या करेगा, गर्म हवा ऐड ऑन करेगा, गर्म हवा आपके कमरे में ऐड ऑन करेगा। ठीक है, थोड़ी राहत मिलेगी कि आपको हवा टच करेगी तो आपको बेहतर फ़ील होगा। तो पंखा चलाने की भी ज़रूरत ऐसी ख़ास नहीं है। अब आपने देखा कि
एसी सही जगह पे लगा हुआ है, इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है, रूम का साइज ठीक है। तो अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज जब हमारा कंप्रेसर रनिंग में है तो 200 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 200 वोल्ट 220 वोल्ट एसी का कंप्रेसर हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। अगर वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है, स्टार्टिंग के टाइम पे ड्रॉपेज हो रहा है, हम प्लग निकाल के देखेंगे। अगर प्लग की जो 3 लेग्स होती हैं उसमें ब्राउनिश हो गई हैं या जली हुई हैं, तो ऐसा प्लग जो है वो हमेशा लाइन को ड्रॉप करता रहेगा। तो उसको सही करेंगे, स्टेबलाइजर को चेक कर लेंगे कि प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है। पहले हम लोग आसान चीज़ें चेक करेंगे। अब हमने रूम का साइज देख लिया, सारा एरिया देख लिया, टॉप पे देख लिया कि कुछ खुला हुआ नहीं है, एक्सेसिव लोड नहीं है हमारे कमरे के ऊपर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक कनेक्शंस देख लिए, लूज कनेक्शन तो नहीं है, प्लग तो नहीं लूज है हमारा। इसके बाद अब हम लोग अपने रिमोट पर सेटिंग देखेंगे। तो हमारा जो एसी का रिमोट होता है, इसके ऊपर जो सेटिंग्स दी रहती हैं डिफरेंट हमको उन सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मली जो सीज़न है उसमें अगर हम रूम टेम्परेचर को 25-26 डिग्री के आसपास रखते हैं, दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर। हमारी बॉडी में एक थर्मल कंट्रोल लगा है जो 10 से 12 डिग्री के टेम्परेचर डिफरेंस को आराम से बर्दाश्त कर लेता है। अब अगर हम मान लीजिए 25-26 डिग्री से निकल के 35-38 डिग्री के टेम्परेचर में जाते हैं, तो उतना हमारी बॉडी कवर कर लेती है। लेकिन आपने क्या किया, बहुत चिल्ड कर दिया अपने रूम को, मतलब 20-22 डिग्री पे टेम्परेचर कर दिया और बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो जब भी आप अंदर से बाहर जाएंगे तो हमारा अपना जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो डिसमिस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। फिर क्या है, फिर स्ट्रोक हो सकता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एयर कंडीशन कमरे में आप अगर आराम की नींद सो रहे हैं एक हल्का सा चादरा ओढ़ के, तो वो वन ऑफ द बेस्ट है, बजाय इसके कि कुछ लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं, लिहाफ ओढ़ के सोते हैं। 12 महीने कंबल निकाल के रखने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। 24, 25, 26, 24 भी नहीं, 25-26 डिग्री टेम्परेचर रखिएगा तो दिस इज द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर आवर बॉडीज, आरामदेह कंडीशन के लिए। तो हम रिमोट के सारे फंक्शन देख लेंगे, कहीं गलती से ड्राई मोड तो नहीं लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं है खाली फैन ही चल रहा हो। तो हमने देखा रूम साइज ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी सारी ठीक हैं, और हमने रिमोट के जो फंक्शंस हैं उसको भी प्रॉपर वे में कंट्रोल किया हुआ है, अपने हिसाब से सही लगाया है। फिर हम देखेंगे कि एयर कंडीशनर का जो इंडोर है उसका फिल्टर प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं है। तो हम पैनल हटा के और वहाँ पे लगे हुए फिल्टर को देखेंगे। फिल्टर के बाद उसके नीचे कॉयल है, कॉयल भी प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, हम टॉर्च से देख सकते हैं। उसी के साथ साथ ब्लोअर होता है, ब्लोअर भी प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। वही जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि अगर आपने सर्विस कराई है तो ये एयर कंडीशनर आपको बेहतरीन सी कूलिंग, बेहतरीन सी इफेक्ट, बेहतरीन सी सर्विस देगा। लेकिन अगर सर्विस नहीं हुई है तो ये वाला एयर कंडीशनर आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। और साल में कम से कम एक दफ़ा हम वेट सर्विस देते हैं जिसमें प्रेशर गन से प्रॉपरली उसको क्लीन करते हैं। तो हमने इंडोर में फिल्टर चेक कर लिया, कूलिंग कॉइल चेक कर लिया, ब्लोअर चेक कर लिया। ब्लोअर अगर गंदा होगा तो जब भी आप सामने खड़े होंगे तो एयर की साउंड सुनाई देगी, शू शू करके एयर आएगी और डिफ्लेक्ट करेगी, कभी इस कोने से निकलेगी कभी इस कोने से निकलेगी। प्रूफ करता है कि हमारा ब्लोअर जो है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, चोक है। तो हमने ये फिजिकल कंडीशंस देख ली, सेटिंग्स देख ली, रूम की कंडीशन देख ली, छत खुली हुई तो नहीं है, शीशे बड़े-बड़े तो नहीं है, दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खुलता तो नहीं है, कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं रखे हैं कमरे में बहुत ज़्यादा जो गर्मी पैदा कर रहे हों। उसके बाद फिर हम आउटडोर देखेंगे। आउटडोर भी हमारा साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। या यूँ समझें कि जहाँ धूप कंटिन्यूअसली डायरेक्ट पड़ रही है वहाँ पे अगर हम आउटडोर का कंडेंसिंग यूनिट रखेंगे, कंडेंसिंग साइड रखेंगे, तो फिर वही चीज़ कि 25-30 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ये कंडेंसर कंटिन्यूअसली हीट रहेगा और गर्मी का क्या है, ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ती है। और हमारा कंडेंसर जो है वो तकरीबन 60-62 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म रहता है, लेकिन अगर धूप डायरेक्ट उस पर पड़ रही है तो वो 70-75 डिग्री पे गर्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो हीट कमरे से निकाली जा रही है वो एग्जिट आउट नहीं होगी, कंडेंसर से बाहर नहीं जाएगी। तो ये वाला एयर कंडीशनर लगातार कंटिन्यूअसली ट्रिप करता रहेगा। तो क्या करना चाहिए, उस पर एक प्रॉपर शेड देना चाहिए जो कि डायरेक्ट धूप से बचा सके। अव्वल तो साउथ फेसिंग या धूप के सामने हमको कंडेंसर को रखना ही नहीं चाहिए। अगर आपने कंडेंसिंग यूनिट को साउथ में रखा है प्रॉब्लम होने वाली है।
नॉर्थ में रखा है, एकदम परफेक्ट चलेगा। फिर जब हम ड्राई सर्विस करते हैं, वेट सर्विस करते हैं, तो हम उसको अच्छे से प्रेशर के साथ क्लीन करते हैं। और कस्टमर्स के लिए स्पेशली है कि आप 10-15 दिन में एक दफ़ा उसको प्रेशर से, अगर आपकी रीच है, पहुँच सकते हैं आप वहाँ तक, तो ऑफ करके आप पानी के प्रेशर से कंडेंसर को आहिस्ता-आहिस्ता वॉश कर सकते हैं। अभी फिन्स क्या है, ग्रूव्ड फिन्स हैं, तो एक फिन दूसरे फिन में इस तरह से फंसी हुई है, तो बीच के हिस्से में एयर के साथ जो डस्ट जा रही है वो वजह के वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, ट्रैप हो जाएगी, तो हीट निकलना है कंडेंसर से, वो हीट प्रॉपर नहीं निकल पाएगी, तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने इंडोर देख लिया, आउटडोर देख लिया, आउटडोर की पोजीशन देख ली। तो ये फिजिकल कंडीशंस हैं, सामने दिखने वाली चीजें हैं। ये सब परफेक्ट है कि रूम का साइज भी ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वगैरह सब ठीक है, कहीं ड्रॉपेज नहीं हो रहा है, हीट लोड एक्सेसिव नहीं है, इंडोर ठीक ठाक तरीके से लगा है, हाइट सही है, अंदर की जो कंडीशंस हैं जैसे फिल्टर है वो गंदा नहीं है, कूलिंग कॉइल गंदा नहीं है, ब्लोअर गंदा नहीं है, रिमोट की सारी सेटिंग है, आउटडोर में कंडेंसर हमारा सही जगह पर रखा हुआ है, अननेसेसरली डायरेक्ट हीट नहीं आ रही है, एयर के निकलने के लिए भी जगह है। पहले तो एयर ऐसे सीधी निकलती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, ऐसे डिफ्लेक्ट होकर निकलती है। जो हमारे फैंस हैं, उसमें पिजन टेल फैंस आते हैं जो कि एयर को साइड से निकालते हैं। तो अगर 2-3 फीट पे कोई वॉल है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले हम लोग कहते थे कि नहीं 5-6 फीट तक कोई दीवार ना हो, डायरेक्ट एयर निकल रही, तो अभी साइड से अगर जगह है काफ़ी तो एयर को सक करने के लिए भी कम से कम 12 इंच 16 इंच की जगह होना चाहिए, और निकलने के लिए तकरीबन 2 फीट की जगह, 2.5 फीट की जगह होना ही चाहिए। तो ये सब आपने फिजिकल कंडीशंस देख ली। अब इसके बाद भी अगर कूलिंग इफेक्ट रिड्यूस हो रहा है, तब हमको सिस्टम, मतलब जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको चेक करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को चेक करना होंगे। तो हम लोग सबसे पहले थर्मोस्टेट की बात करते हैं, जो थर्मल कंट्रोल हमारा लगा रहता है। अभी तो सारे ही एयर कंडीशनर में इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी लगी हुई है और थर्मिस्टर के साथ में हमारा सेंसर लगा हुआ है। तो इस सेंसर की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेटेलिक चीज़ों से टच कर रहा है, अगर ये ठंडक से टच कर रहा है, तो ये वहीं के टेम्परेचर से ऑटोमेटिक होने लगेगा, स्विच ऑफ करने लगेगा कंप्रेसर को, और रूम की कूलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हम ध्यान रखें कि वहाँ पे प्लास्टिक का क्लिप होता है, उसमें इसकी जो आगे का सेंसर होता है वो फंसा रहता है, मतलब थोड़ा सा दूर रहता है कॉइल से। अगर इसके ऊपर पानी की बूंदें आ रही हैं, कुछ गंदगी इकट्ठा हो गई है, तो क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो ये जल्दी-जल्दी ऑटोमेटिक करने लगेगा, और जल्दी-जल्दी ऑटोमेटिक करेगा तो आपको रूम में कूलिंग कम होने वाली है। तो हम सेंसर को चेक कर लेंगे, सेंसर की वर्किंग चेक कर लेंगे कि प्रॉपर टाइम पे ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रूम टेम्परेचर 26 हमने सेट किया है और ये 28-30 पे ही ऑफ हो जाता हो, तो उसको चेक कर लेंगे। इसी तरह से हम रिले की वर्किंग, जो हमारे मशीन में लगी, उसमें पीसीबी में रिले लगी है, उसकी वर्किंग चेक कर लेंगे, ट्रिप ऑफ तो नहीं हो जाती है, प्रॉपर कनेक्टिविटी दे रही है, कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही है। ऊपर जाके हम कंप्रेसर की पोजीशन देख लेंगे कि एम्पियर्स तो नहीं बढ़ रहे हैं उसके, ट्रिप तो नहीं हो रहा है। अगर एम्पियर्स बढ़ रहे हैं तो बहुत सी वजह हो सकती हैं, कंडेंसर ओवरहीट तो नहीं हो रहा है, ओवर चार्ज या अंडर चार्ज तो नहीं है, इसी तरह से रनिंग कैपेसिटर तो नहीं वीक है। तो हमेशा बैग में एक नया रनिंग कैपेसिटर रखेंगे। कैपेसिटर को जो लोग वैसे लाइन में लगा के और बाद में स्पार्क करके चेक करते हैं, ये बहुत डेंजरस है। हम लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जान का खतरा हो। तो दूसरा कैपेसिटर लगा कर देख सकते हैं, कैपेसिटेंस मीटर आता है, कैपेसिटेंस मीटर से हम लोग कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ और भी बहुत सी परेशानियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो सकता है कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप कर रहा हो सकता है कि दूसरे कोई कंपोनेंट प्रॉपर्ली बिहेव ना कर रहे हो, फैन मोटर जाम हो गया हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे इंजीनियर अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जाएँगे, तो सारी प्रॉब्लम से आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी गर्मी आराम से गुज़रे, खूब बढ़िया से आपके पास काम रहे, हो आपके कस्टमर सैटिस्फाइड रहें, हमारी यही दिली कामना है। बहुत-बहुत शुक्रिया।